यूपी के नॉर्थ में पड़ता है एक अनोखा शहर प्रयागराज। आज जिस शहर को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कुछ साल पहले उस शहर को जाना जाता था इलाहाबाद नाम से। इलाहाबाद शहर का अपना एक दिलचस्प इतिहास है। प्रयागराज या इलाहाबाद सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक केंद्र नहीं है, बल्कि ये शहर देश की आज़ादी का इंपॉर्टेंट पड़ाव भी रहा है। क्या आपको पता है कि इलाहाबाद देश का इकलौता ऐसा शहर है जो देश की राजधानी बना था, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। जी हाँ, 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी, तब पंडित नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण नियति से साक्षात्कार दिया था। लेकिन इलाहाबाद को इससे भी 100 साल पहले नियति से साक्षात्कार करने का मौका मिला था, जब इसे केवल एक दिन के लिए राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया क्यों? क्या ये उनकी कोई स्ट्रेटजी थी, या ब्रिटिश हुकूमत की कोई ऐसी मजबूरी थी, या फिर कहानी कोई और है जो अक्सर बताई नहीं जाती? आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर अंग्रेजों ने इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी क्यों बनाया, इस शहर का महत्व उनके लिए क्या था, और कौन सी वो जगहें हैं जिन्हें बनाकर अंग्रेजों ने इस शहर का इतिहास बदल दिया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और पैसे बचाना चाहते हैं, तो आप एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री और इसके साथ कई सारे ऑफर्स भी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। इलाहाबाद वो शहर है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ था और ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड के राज परिवार के शासन की घोषणा हुई थी। जी हां, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इसी शहर के किले में 1 नवंबर 1858 के दिन पढ़ा गया था। जो घोषणा पढ़ी गई उसका इतिहास में बहुत महत्व है। इस घोषणा पत्र ने भारत पर ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन पर मुहर लगाई। इस घोषणा पत्र से पता चला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का चेहरा लगाकर अंग्रेज इस देश पर रूल नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपना मुखौटा उतार दिया था। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इस घोषणा को पढ़ा था और इसी दिन इलाहाबाद देश की राजधानी भी बना था। जिस जगह से लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र पढ़ा, उसे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने बाद में एक पार्क में बदल दिया, और इसी पार्क में उन्होंने संगमरमर से बना एक घोषणा स्तंभ खड़ा किया, जिस पर 1908 में लॉर्ड मिंटो के आदेश पर महारानी विक्टोरिया और किंग एडवर्ड 7 की मूर्तियां लगाई गई। अगर आप मिंटो पार्क को देखेंगे तो इससे कुछ ही दूरी पर एक बेहद पुराना ब्रिटिश कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में 1857 के विद्रोह में मारे गए ब्रिटिश कमांडेंट और सैनिकों की कब्रें हैं। आज ये जगह ASI के प्रोटेक्शन में है। साल 1858 एक तरह से इलाहाबाद या आज के प्रयागराज की किस्मत बदलने वाला साल था। 1858 में शहर पर कब्जे के बाद इलाहाबाद को उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी बनाया गया। इस तरह से शहर के एक नए युग की शुरुआत हुई। जो शहर कभी हिंदू संस्कृति, मुगल और अवध के नवाबों की धरोहर था, उसे एक ब्रिटिश शहर में बदल दिया गया। कमिश्नर कुथबर्ट बेंसले थॉर्नहिल ने यहाँ पर ग्रिड आयरन पैटर्न पर व्हाइट टाउन बसाया। इस टाउन को तब कैनिंगटन कहा जाता था। जब तक दिल्ली अंग्रेजों की राजधानी नहीं बनी थी, तब तक ये टाउन अंग्रेजों की बनाई सबसे बड़ी बस्ती थी। माना तो ये भी जाता है कि इलाहाबाद के इसी व्हाइट टाउन की तर्ज पर नई दिल्ली शहर का ब्लूप्रिंट बनाया गया, जिसे सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। आज की तारीख में इलाहाबाद के लोग इस टाउन को सिविल लाइंस के नाम से जानते हैं। मशहूर राइटर मार्क ट्वेन ने जब इलाहाबाद शहर का ये टाउन देखा था, तब उन्होंने लिखा था कि एक समृद्ध शहर था जिसमें चौड़ी पेड़ों से भरी सड़कें और कई ब्रिटिश बंगले थे, जो इलाहाबाद में अंग्रेजों की भव्य जीवन शैली को उजागर भी करते थे। सिविल लाइंस में स्विस और जर्मन कंपनियों के अपने विशेष आउटलेट थे। यहाँ थिएटर थे, कैथेड्रल चर्च था, क्लब और पार्क थे, जिसने इस शहर को भारत में एंग्लिकन के लिए एक प्रसिद्ध स्थान बना दिया था। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने इसी शहर को अपनी राजधानी के तौर पर क्यों चुना था? कलकत्ता और दिल्ली को राजधानी बनाकर उन्होंने घोषणा पत्र को क्यों नहीं पढ़ा, जो पहले से ही ब्रिटिशर्स के लिए इंपॉर्टेंट शहर थे? देखिए, साल 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ, तो इसने बहुत जल्दी ही भयानक रूप ले लिया और कुछ महीनों के लिए अंग्रेज बैकफुट पर चले गए। नॉर्थ इंडिया, जहां से अंग्रेज पूरे देश की पॉलिटिक्स को संभालने का काम करते थे, वहां अराजकता फैल गई। नॉर्थ के बड़े शहर, फिर चाहे वो दिल्ली हो, आगरा हो, कोलकाता हो या फिर लखनऊ हो, इन सभी जगहों पर जनता का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा था। 1858 में अवध पर जीत हासिल करने के बाद भी इन बड़े शहरों से घोषणा पत्र पढ़ने की हिम्मत अंग्रेजों में नहीं थी, क्योंकि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि भारतीय सैनिक फिर से विद्रोह कर सकते हैं। ऐसे में तय किया गया किसी ऐसी जगह से घोषणा पत्र पढ़ा जाए जहां से देश के दूसरे हिस्सों में होने वाली हिंसा या विद्रोह ना भड़कने पाए। इसके लिए इलाहाबाद उन्हें परफेक्ट जगह लगी। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। अंग्रेजों के लिए कई लिहाज से इंपॉर्टेंट था इलाहाबाद। अंग्रेजों के लिए इलाहाबाद कई मायनों में इंपॉर्टेंट था।
अकबर का बनवाया इलाहाबाद का किला पूरे शहर की सुरक्षा करता था। आज के फैक्ट में इस किले से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूं। कहते हैं कि जब अकबर ने 1583 में इलाहाबाद का किला बनवाया तो अकबर ने किले के नीचे एक सीक्रेट चैम्बर भी बनवाया था, जिसे सिर्फ खास लोग ही जानते थे। यह तहखाना संगम के पास था और इसे बनाने का मकसद था मुगल खजाने और उनके कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना। इसमें जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता था जो संगम के नीचे से होकर जाता था। यह रास्ता पानी के अंदर छुपा था और सिर्फ खास वक्त पर खुलता था, जब संगम का वाटर लेवल कम हो। कहते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने इलाहाबाद के किले को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया, तब उन्होंने इस तहखाने की तलाश शुरू की। उन्हें यकीन था कि वो अकबर का छुपा हुआ खजाना ढूंढ लेंगे, लेकिन इंजीनियर्स की महीनों खुदाई, पुराने नक्शों की स्टडी के बाद भी वो सीक्रेट दरवाजा कभी नहीं मिला। कई बार अंग्रेज सिपाही संगम के पास कुछ पत्थरों की दीवारों को तोड़ते हुए देखे भी गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें से कुछ लोग वापस लौटे ही नहीं। माना जाता है, कहानियां हैं कि वो तहखाने में घुस तो गए थे, लेकिन वहां कुछ ऐसा था जो बाहर नहीं आने देता। तो दोस्तों, ये था फैक्ट आज का। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अभी हम बढ़ते हैं कहानी में आगे और चलते हैं इलाहाबाद की तरफ। इलाहाबाद के किले की कहानी को हम आगे और अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, इलाहाबाद कभी अवध का हिस्सा हुआ करता था और अंग्रेजों ने इलाहाबाद में काफी वक्त बिताया था। गंगा यमुना के संगम पर बसा ये शहर न सिर्फ ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट था, बल्कि अकबर के इलाहाबाद के किले की बदौलत ये शहर स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे पहले साल 1836 में अंग्रेजों ने इसे संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया था। करीब 3 महीनों तक ये संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश की राजधानी भी रहा, लेकिन फिर इसे आगरा शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुगल शासक दिल्ली और आगरा में रहा करते थे, इसलिए कंपनी भी अपने साजो सामान के साथ आगरा चली गई। हालांकि फिर भी इस शहर की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई थी। अंग्रेजों ने बाकी बड़े शहरों की तरह इसे भी अपने हाथ से कभी जाने नहीं दिया। जब साल 1765 में बंगाल में बक्सर का युद्ध हुआ तो इस शहर को एक नई इंपॉर्टेंस मिली। इसी शहर में बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि साइन की गई। बक्सर की लड़ाई में बंगाल और अवध के नवाब के साथ साथ मुगल बादशाह ने संयुक्त मोर्चा बनाया था। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, लेकिन जीत अंग्रेजों की हुई। इसके चलते साल 1858 में इलाहाबाद की संधि साइन की गई। इस संधि ने इलाहाबाद शहर को अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से अंग्रेजों को दे दिया और मुगल बादशाह और अवध के नवाब की ताकत को लगभग खत्म कर दिया गया। वहीं बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों के पास चला गया। फिर साल 1765 और 1800 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद किले के अंदर अपनी सेना तैनात कर दी, लेकिन किले का जो मालिकाना हक था वो मुगलों और अवध के नवाबों के बीच बदलता रहता था। साल 1801 में अवध के नवाब सादत अली ने फाइनली इलाहाबाद के किले को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। फिर अंग्रेजों ने अपने मन मुताबिक इस शहर को बदला। जब 1857 का विद्रोह हुआ तब इस शहर में भी बगावत के सुर भरे। यहाँ पर भी किले के अंदर मौजूद 6ठी नेवी इन्फेंट्री ने किले के अंदर बैठे कई अंग्रेज अफसरों को मार गिराया था। किले के अंदर अगर फौज ने हमला बोला था तो शहर में भी विद्रोह चल रहा था। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व करने का काम कौशाम्बी के मौलवी लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद में खुसरो बाग से उन्होंने खुद को आज़ाद भी घोषित कर दिया था। हालांकि 2 हफ्तों के अंदर ब्रिटिश सेना ने इलाहाबाद पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन इस लड़ाई ने अंग्रेजों को डरा दिया था। यही वजह है कि अंग्रेजों ने इलाहाबाद के लोगों को सबक सिखाने की ठानी। 11 जून 1857 के दिन मद्रास फ्यूजिलियर्स के जनरल जेम्स नील ने इलाहाबाद में घुसकर विद्रोहियों का कत्लेआम किया और साथ ही इलाहाबाद के मासूम लोगों को भी मार डाला। इतिहास आज भी जनरल नील को इलाहाबाद के कसाई के रूप में याद करता है। इस घटना के बाद इलाहाबाद अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इस विद्रोह को पूरी तरह से दबाने में अंग्रेजों को 1 साल का वक्त लगा था। हालांकि इस दौरान इलाहाबाद में अंग्रेजों की पोजीशन मजबूत थी। लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, जो विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और साथ ही रानी विक्टोरिया के चचेरे भाई थे, वो विद्रोह के बाद इलाहाबाद में ही रहने लगे थे। फिर 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने ही रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। इस घोषणा पत्र के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कंपनी ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था वहां पर अब सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन का कब्जा हो गया। रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बन गई और लॉर्ड कैनिंग उनके वायसराय बन गए। इसी दिन इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया था। वजह साफ थी, इलाहाबाद बाकी बड़े शहरों की तुलना में ज्यादा सेफ था। यहाँ पर दोबारा विद्रोह होने के चांसेस बहुत कम थे। हालांकि बाद में फिर से ये राजधानी कलकत्ता में शिफ्ट हो गई और साल 1911 में फाइनली कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया।
इसके बाद 1869 में इलाहाबाद में हाईकोर्ट की स्थापना हुई और यह हाईकोर्ट देश का चौथा सबसे पुराना हाईकोर्ट बन गया। साल 1916 में बढ़ते दबाव को कम करने के लिए एक नई बिल्डिंग बनाई गई। ये बिल्डिंग आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की मेन बिल्डिंग है। इसका उद्घाटन 27 नवंबर 1916 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। ऐसे ही 1870 में 133 एकड़ का एक पार्क बनाया गया जिसका नाम रखा गया अल्फ्रेड पार्क। यह पार्क उन गांवों के खंडरों पर बनाया गया जो 1857 के विद्रोह के बाद खत्म हो गए थे। पार्क की नींव ब्रिटेन में एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस अल्फ्रेड ने रखी थी, जिन्हें उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मुइर ने इलाहाबाद में इनवाइट किया था। इसी पार्क में 27 फरवरी 1931 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी और शहीद हो गए थे। आज़ादी के बाद इस पार्क का नाम उनके नाम पर चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया। अल्फ्रेड पार्क के अंदर ही विक्टोरिया मेमोरियल भी है, जिसे 1905 में बनाया गया था। यह संगमरमर से बना एक सुंदर सा छत्र है जिस पर कभी रानी विक्टोरिया की एक इटालियन भव्य प्रतिमा रखी गई थी। इसका उद्घाटन प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स लाटूश ने किया था। इस तरह से अंग्रेजों ने पूरी तरह से इस शहर को बदल दिया। जो शहर हिंदुओं के लिए कुंभ की वजह से मशहूर हुआ, मुगल काल में इलाहाबाद के तौर पर मशहूर हुआ, जो एक प्रशासनिक इकाई था, उस शहर में एक मिनी ब्रिटेन बनाने का काम अंग्रेजों ने किया। वैसे देखा जाए दोस्तों तो इलाहाबाद शहर का इतिहास सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ तक कि इतिहासकारों के हिसाब से इलाहाबाद और प्रयागराज नाम के दो शहर हुआ करते थे। इसमें प्रयाग प्राचीन शहर था जिसके पास में अकबर ने इलाहाबाद शहर को बसाया था। देखिए, प्रयाग सिंधु गंगा सभ्यता का एक प्राचीन तीर्थ स्थल रहा है। अगर आप वाल्मीकि रामायण से लेकर तमाम ऐतिहासिक और दूसरे पौराणिक ग्रंथों को देखें तो पता चलता है कि प्रयागराज पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम क्षेत्र को दिया गया नाम था। सदियों से यह शहर एक पवित्र और लोकप्रिय तीर्थ स्थल रहा है। लेकिन यह शहर सिर्फ धर्म का स्थल नहीं था, बल्कि इसकी ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर भी काफी इंपॉर्टेंस थी। आज से करीब 2000 साल पहले कौशाम्बी इस क्षेत्र की राजधानी थी और इस देश पर अरब और तुर्क हमलों तक कौशाम्बी ही इसकी राजधानी रही। फिर मुगल काल में सम्राट अकबर ने 1575 ईस्वी में प्रयागराज के पास एक नया शहर बसाया और साल 1583 में उन्होंने इस शहर को इलाहाबाद का नाम दिया। इलाहाबाद का अर्थ है वो शहर जहां अल्लाह यानी ईश्वर का वास है। अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है कि सम्राट ने प्रयाग के प्राचीन स्थल के पास एक नया शहर बसाया और 1583 ईस्वी में वहां एक किला बनवाया। उन्होंने इसे इलाहाबाद नाम दिया। यह प्रयाग से सटा एक नया शहर था। अकबरनामा में कहा गया है कि अकबर द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा किला संगम के पास था। राजा टोडरमल इस किले के आर्किटेक्ट थे। इस किले को बनाने में 45 साल 5 महीने और 10 दिन लगे। यह किला 2280 गज लंबा और 1560 गज चौड़ा है और लगभग 100 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए 4 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी किलेबंदी की गई थी। इसके चलते इलाहाबाद और प्रयागराज दोनों ही शहर बाढ़ से सुरक्षित हो गए। जब अकबर ने इलाहाबाद को एक सूबा या प्रांत के तौर पर स्थापित किया और इस नए किले को प्रशासनिक राजधानी बनाया तो अकबर के काल में इलाहाबाद शहर फेमस होना शुरू हुआ। 16वीं सदी और 17वीं सदी में शाहजहां के शासनकाल के दौरान इलाहाबाद हो गया इलाहाबाद और आखिर में अंग्रेजों ने अकबर के शहर को प्राचीन प्रयाग के साथ मिलाकर इस पूरे एरिया को इलाहाबाद कहना शुरू कर दिया। इस तरह से प्रयागराज की आइडेंटिटी कहीं पीछे दब गई। हालांकि कई लोगों का मानना है कि प्रयागराज और इलाहाबाद पहले से ही एक थे और अकबर ने प्रयागराज को ही इलाहाबाद में कन्वर्ट किया था। इस बारे में बहस होती रहती है, लेकिन साल 2023 में सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। तब से इस शहर को प्रयागराज के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी इलाहाबाद की आइडेंटिटी को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, यह था प्रयागराज शहर का इतिहास। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।